और जैसे आपने बताया यहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा कि आरआई का जो पेपर स्ट्रक्चर है और वो बाकी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग है और सेमेस्टर एग्ज़ाम को ये कह सकते हैं कि भई ठीक है हम बस पास हो जाएँ। लेकिन जब हम आरआई की बात करते हैं तो हम जिस भी सेमेस्टर में हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा अगर कोई देख रहा है आप चाहे 3rd सेमेस्टर में हैं या 5th सेमेस्टर में हैं, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि आप अपने ग्रेजुएशन वाला जो एग्ज़ाम है उसे साइड में रख दें। मैंने ये देखा कि अभी जैसे मैं डीयू का सिलेबस देखा हमने, तो कई बार कैसा होता है एकदम याद आता है कि यार इस पॉलिसी से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन आया था। सो समीर, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस अगेन, सिंस आपने आरआई में भी फोड़ लिया है। बेसिकली आरआई के सिलेक्टेड लिस्ट में भी, आरआई अजमेर के सिलेक्टेड लिस्ट में भी आपने अपना नाम अंकित करवा दिया है। तो समीर, इससे पहले ही आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हो रखी है, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो डीयू हो। आरआई को अपने पगड़ी में एक और पंख जोड़ने पे कैसा लग रहा है आपको? इस पे भी आप थोड़ा-सा मैम चर्चा कीजिएगा। जी। इस पे भी आप थोड़ा चर्चा कीजिएगा और इसके बाद ना ज़रा आप समझाइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? क्योंकि आरआई का जो पेपर है ना, वो और सारी यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी अलग है। इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 20:30:30 रहता है। 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रीज़निंग के रहेंगे और 30 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। तो आप ज़रा बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी भी ऐसी क्या रही कि आपने आरआई के सिलेक्टेड लिस्ट में आपने मेक श्योर किया कि आपका नाम रहे आरआई अजमेर के? बताइए समीर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम। और जैसे आपने बताया यहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा कि आरआई का जो पेपर स्ट्रक्चर है और वो बाकी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग है और जब हम कहते हैं कि ये अलग है तो ये हर मायने में अलग है। यहाँ पर क्या होता है कि हम बाकी में प्रिपेयर करते हैं तो हम चाहें तो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को ये कह सकते हैं कि भई ठीक है हम बस पास हो जाएँ। लेकिन जब हम आरआई की बात करते हैं तो हम जिस भी सेमेस्टर में हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा अगर कोई देख रहा है आप चाहे 3rd सेमेस्टर में हैं या 5th सेमेस्टर में हैं, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि आप अपने ग्रेजुएशन वाला जो एग्ज़ाम है, उसे साइड में रख दें। क्योंकि हम जान रहे हैं कि 40% जो अ, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, वो उसका भी है। अब यहाँ पर फिर ये सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि फिर कैसे करें? ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सेमेस्टर एग्ज़ाम को ही लेके चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है हम सिर्फ़ उसे साइड में रख लें। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा आप ये देखें, आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में। थोड़ा-सा जी। उस साइड करें, उसके बाद फिर इस तरफ आने की कोशिश करें। आरआई का जो पेपर स्ट्रक्चर है। अब आरआई के पेपर स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें 3 चीज़ें हैं, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स सॉरी रीज़निंग। जो 2 साल से मैंने देखा इस बार और पिछली बार रीज़निंग को इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा कह सकते हैं कि लेवल का बना दिया है। हुँ। और वो लेवल का बनाने की वजह से आरआई एक ऐसा पेपर बन जाता है, जहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट पेपर के टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो मैंने फेस किया था इस बार। मेरे 2 हुँ, क्वेश्चन तो ऐसे ही छूटे थे कि बस 10 सेकंड मुझे मिल जाते, तो मैं कर देता और सही हो हुँ, जाते। 10 सेकंड में जी। अगर ऐसा ऐसा रह रहा है तो यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ हमें स्ट्रैटेजी में इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई भी प्रिपेयर करना चाह रहा है, आप मैथ्स पे फ़ोकस करना शुरू करो, मेरा ये मानना है। क्योंकि जैसे 2 साल का अगर हम देखें, इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़ तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज फ्लुएंसी ऐसी चीज़ हो गई कि आप इसे 18-19 तक तो ले ही नहीं जा सकते, कि भई मुझे 20 क्वेश्चन्स में से 18-90 का देने 19 का देने हैं। अनटिल अनलेस आपकी बहुत अच्छी है पहले से ही। हुँ, और इसमें ऐसा है कि 10-11 क्वेश्चन्स आप नहीं भी है अच्छी या खराब कैसी भी नहीं, तो भी 10-11 क्वेश्चन्स आप निकाल लोगे। अगर आप पीवाईक्यू देखें, तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। वो बस 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप या तो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। फिर आ जाता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। जैसे हम ये कहते हैं ना कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग-अलग स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के साथ-साथ वहाँ का लेवल भी आता है। मैंने आरआई का जैसे नोटिस करा, ये किस तरह पूछ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर मुझे कंपेयर करना पड़े, हालाँकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग है, तो मैं यहाँ पर किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। जामिया का क्या है, उनका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत हल्के लेवल का होता है। अगर आरआई से कंपेयर करने लगे, तो आरआई काफ़ी बार क्या पूछ ले रहा है, पॉलिसीज़ पूछ ले रहा है। काफ़ी बार कमेटीज़ पूछ ले रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन्स पूछ ले रहा है। अब जब वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन्स आ जाते हैं, तो या तो हम उसे करेंगे या छोड़ेंगे या तो वो सही जाएगा या गलत जाएगा। तो ज़रूरी हो जाता है कि
इन फैक्चुअल्स क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कोई सिंपल सी ऐसी चीज़ जिसे हम एक बेसिक तैयार कर सकें। तो इस पे मैंने एग्ज़ाम के बाद मैंने थोड़ा-सा सोचा था। हालाँकि मेरा जब तक ये आरआई का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने इसे हल्के में ले लिया था। उसके 5 दिन पहले ही बीएचयू का रिज़ल्ट आया था, तो मुझे वहाँ कन्फर्म हुआ डीयू का, क्योंकि बीएचयू से कम कट ऑफ जाती है डीयू की। तो मेरा क्या हुआ कि जब आरआई के आखिरी 5 दिन बचे, हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, मैं बाकी के लिए कहूँगा पुडिंग की तरह है, मत ही करना, लेकिन वो एक अंदर से ऐसा हुआ कि जो प्रिपरेशन मुझे करनी थी वहाँ पर उस लेवल की नहीं हो पाई आरआई में। तो अब वहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो उसके बाद मैंने निचोड़ने की कोशिश करी, आरआई, डीयू, बीएचयू इन चीज़ों को ना आप एक बीएड का सिलेबस एक बार उठा के देखो। बीएड का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उनमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। किसी को ऐसा नहीं है कि भई बीएड पढ़ के एंट्रेंस देना है। उसमें अगर लिखा हुआ है ना, मैंने सिलेबस देखने के बाद देखा कि ये इससे क्वेश्चन्स एंट्रेंस में आया हुआ था। मैंने ये देखा कि अभी जैसे मैं डीयू का सिलेबस देखा हमने, तो कई बार कैसा होता है एकदम याद आता है कि यार इस पॉलिसी से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन आया था। हमें ये नहीं करना है कि सिलेबस पढ़ना है, एक बार देख लें क्या-क्या पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो बीएड में पढ़ाई जाती हैं, उसमें सिलेबस में ऊपर-ऊपर लिखा होता है। तो हम सिर्फ क्या करें, एक बार गूगल कर लें कि कौन-सी पॉलिसी कब आई थी। हमें एक सीक्वेंस पता हो, इससे क्या होगा ना वहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगा के जिसे कहते हैं कि लॉजिक लगाकर तुक्का लगा देना, उसे कर पाएँगे, वरना फैक्चुअल क्वेश्चन्स ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें फैक्चुअली नॉलेज भी ना हो और ना हम उसे कर पाएँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है और इसमें भी क्योंकि अभी तो एआई का ज़माना है, हम वहाँ पर जाकर सिंपली चैट जीपीटी पर ये भी डाल सकते हैं कि बस 50 वर्ड्स में हमें आंसर दे दो। ये एक बेसिक प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमें वहाँ एकदम स्मार्ट होके और तैयार करके जाना। तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है अगर हम आरआई को फ़ोकस करें। ओके, ठीक है समीर। बेसिकली जैसे कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे आपने जितने भी एग्ज़ामिनेशन के अब तक प्रिपरेशन आपने करी, जब आपने आरआई भी शुरू किया होगा, कहीं न कहीं डीमोटिवेशन ने आपको घेरा होगा। डीमोटिवेशन आया होगा कि यार ठीक है ना, अब तो हो गया, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जामिया भी हो गया, अब ठीक है, मतलब इतना पर्याप्त है मेरे लिए। लेकिन वो डीमोटिवेशन होना, कई बारी तबीयत खराब होना, कई बारी खुद की इच्छा नहीं होना, कई बारी होता है कि यार पेपर भी इसका अलग है, कौन इसके लिए अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी प्रैक्टिस करे, क्योंकि और सारा पेपर स्ट्रक्चर अलग है। तो इन सारी चीज़ों में कैसे आपने अपने आप को बांध के रखा और एक डिसिप्लिन आपने मेंटेन करा कि नहीं, फोड़ना तो मुझे यहाँ पे भी है, आरआई में भी मुझे अपना नाम चाहिए, भले आगे जो भी मेरा डिसीजन हो। यस मैम, मैम इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने कैच करी थी, मैं एग्ज़ैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभिलाष सर से कैच करी थी या कहाँ से थी, कि कोई बात नहीं तुम्हारा एग्ज़ाम है अभी, तुमने एग्ज़ाम कहीं फोड़ भी लिया, तुम्हारा निकल गया है, लेकिन तुम वहाँ देने जाओ। वहाँ सिलेक्टेड हम्म, लिस्ट में नाम होगा, तो आपको मतलब एक खुद पे रहेगा कि मैंने यहाँ भी निकाला है। अभी जैसे मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इतने निकाले हैं, मैंने इतने टारगेट रखे। इस चीज़ से हम मोटिवेशन ले सकते हैं। दूसरा मोटिवेशन जो डिमोटिवेशन की बात हुई, जब लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है कि 4 महीने से लगे हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे आरआई वाले में ही फ़ोकस करने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया भी कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले जो होता है सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है और मैं उन्हीं में नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा हो गया था ठीक है अब तो हो ही जाएगा, जामिया या डीयू हो ही जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हमें और मैंने ये भी बताया था कि जैसे पहले हमारी जब बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हमें स्ट्रैटेजी पर इस तरह से फ़ोकस करना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कुछ और कर लेते हैं उसी से रिलेटेड। या जैसे मैं किसी फ्रेंड से बात कर लेते हैं, अगर वो भी काम नहीं कर रहा है, किसी फ्रेंड से बात कर लेते हैं। कहीं न कहीं से हमें थोड़ा मोटिवेशन लेना पड़ेगा और एक तरह से ये करना पड़ेगा कि मुझे खुद के लिए करना है। अच्छा मैम मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ़ में वैसा होता है। आपको ये कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे बीएड कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उसको एक वेपन बना लीजिए। कि ठीक है, बीएड कुछ नहीं है ना, लेकिन मैं अगर इतने टारगेट रख रहा हूँ, मैं अगर इसमें हो रहा हूँ, बीएड कुछ नहीं है आपके लिए लेकिन आरआई एक इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पर हो रहा हूँ, वो तो शायद आपके लिए कुछ हो। वो नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगली बार आप बोलेंगे तो मैं ये कह सकूँगा कि है मेरे पास, ये देखो मैंने सिर्फ बीएड नहीं किया, मैंने यहाँ सिलेक्शन लिया है। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है ना जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत बार कि लोग हमें साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें किसी न किसी तरीके से उसी को अपना वेपन बनाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग पत्थर आता है तो उसे वापस फेंकते हैं, कुछ लोग उससे घर बना लेते हैं। एक हम्म, तरह से वो स्ट्रेटजी यानी कि खुद को ऐसा करो कि कुछ भी अगर नेगेटिव आ रहा है, किसी न किसी तरह बस मुझे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। कुछ भी और वो सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। जो मेरे लिए हो वो बाकी के लिए नहीं होगी। जी,
ठीक है समीर। तो अब यहाँ से हम थोड़ा-सा चर्चा को शुरू करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आरआई के लिए एकदम फ्रेश उसने तैयारी करी है। मतलब उसे नहीं पता है कि आरआई में एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से पेपर स्ट्रक्चर होते हैं, रिज़ल्ट क्या बनता है, कुछ आइडिया नहीं है उसके लिए। तो क्या उसके लिए डेली बाइट्स पर्याप्त है? और इसके साथ ही आप यहाँ पे एक और बात अटैच करो कि ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी टिप क्या रहेगी? क्योंकि ऐसे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी टिप भी क्या रहेगी? ज़रा इन सारे बातों को आप ज़रा इलैबोरेट करके और समराइज़ करके बताइए। जी, समीर। तो मैम मैं सबसे पहले इसे कोशिश करूँगा ये बताने के लिए कि हम आरआई का जो स्ट्रक्चर है, उसे हमें समझने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। यानी कि हम ये देख लेते हैं कि 80 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम उसे एग्ज़ैक्ट तरीके में और कट ऑफ में देखेंगे तो हम उसे गलत इवैल्यूएट कर सकते हैं क्योंकि उसमें फिर 60% का क्राइटेरिया होता है, ये होता है, वो होता है। तो अगर फिलहाल के हिसाब से जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60% उसका वेटेज रहता है। अगर इसे हम देखें तो सभी एस्पिरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि आपका एक क्वेश्चन एट द एंड जब कट ऑफ बनेगी वहाँ पर 0.75 उसका वेटेज है एक क्वेश्चन का। ये मैंने इस तरह से निकाला है कि उसको पहले कन्वर्ट कर दिया जाए कितने क्वेश्चन्स हैं, उसके बाद 60% वेटेज में वहाँ पर। तो ये जो एक क्वेश्चन होगा अगर हम निकालेंगे, हमने मान लो मॉक लगाया, वहाँ पर हमें लगा ये स्कोर आ रहा है। लेकिन वो स्कोर ना तो वो 2 के हिसाब से काउंट होगा, ना वो 1 के हिसाब से काउंट होगा। 1 के हुँ, हिसाब से भी हम कर सकते हैं कि क्वेश्चन 1 है तो हम 1 के हिसाब से करें, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 60% ही काउंट होगा, तो आपका एक क्वेश्चन का वेटेज हो गया 0.75 उसे बहुत ध्यान हुँ, में रखने की ज़रूरत है अगर खुद को इवैल्यूएट करना है। फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि आप रीज़निंग में कहाँ लैग कर रहे हो। रीज़निंग के उन हिस्सों पे फ़ोकस करो क्योंकि रीज़निंग के बिना मुझे लगता है कि आरआई एक टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है। आरआई में फ़िलहाल वो जो हम देख पा रहे हैं, उसमें रीज़निंग को बहुत महत्व दिया जा रहा है। हो सकता है आगे फिर से थोड़ा-सा कहीं और शिफ्ट करें, लेकिन 2 साल हमारा वही होता है कि जिस तरह से हमने 2 साल देखा उस हिसाब से आगे चलें। तो आप रीज़निंग को फ़ोकस पे रखिए। रीज़निंग के अलावा जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह की बात हुई और अगर आप डेली बाइट्स को ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप उन्हें जो वो कह रहे हैं, ये नहीं है कि वो बस कहने को कह रहे हैं। ये अभी रियलाइज़ नहीं होता है स्टार्टिंग में, हुँ, बाद में रियलाइज़ होता है। यहाँ तक कि मेरा जो फीडबैक सेशन था, मैंने सर को ये कहा था कि सर शुरुआत में इतना नहीं लगा था, जितना अब लग रहा है और हो सकता है आगे इससे ज़्यादा लगे। तो जी। वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा लोगों को। हमें भी ये लगता था डेवलपमेंट जॉइन करने से पहले कि यार कुछ नहीं, पता नहीं ये लोग इतनी तारीफ़ कैसे कर देते हैं। लेकिन कुछ वजह होती है, तो उस जी। वजह से तारीफ़ की जाती है और फिर वही कि आप ये भी देखिए कि अपना किस तरह से किस चीज़ की आपको नीड है, अगर है तो करिए और नहीं है तो मत करिए क्योंकि ऐसा भी है कि आप रीज़निंग में बहुत अच्छे हैं तो आप ऐसे ही निकाल लें, वो बहुत अच्छी बात है। जी, जी, जी। ठीक है समीर, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, आपके इतने ज़्यादा अच्छे शब्दों के लिए जो आपने हमारे साथ चर्चा करा है। मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे कि ये बातचीत आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच समीर। थैंक यू।